कि आप लोग जानते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। उस संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा 2-3 वीडियो जारी किया गया है। फिर भी बहुत लोगों का कहना है कि हमारी टीम को वापस किया जा रहा है। उसी संदर्भ में एक वीडियो आज बना रहे हैं जो हमारी टीम कैसे चेक करती है और कैसे डिसाइड होता है कि ये मैप हमारे लेने लायक है या नहीं है। जैसे कि आपको पता है सभी लोगों को कि चेकलिस्ट हमने प्रोवाइड किया था ताकि पटवारी अपने ग्राउंड यानी अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने के पहले वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने मैप को चेक करें फिर यहाँ पर भेजें, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। उसी संदर्भ में आपको चेकलिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्टिव बताने जा रहा हूँ कि क्या चेकलिस्ट का मतलब क्या है। और जब भी कोई पटवारी जिला से सर्वे ऑफ इंडिया के लिए प्रस्थान करता है तो सबसे पहले उसको एक एक पॉइंट को चेक करें, फिर उसके बाद आए। पहला पॉइंट हम लोग जनरली ये देखते हैं कि पटवारी के संबंधित ग्राम के सभी ग्राम के नक्शे उसको प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। अब वो कैसे निर्धारित करते हैं, वो खसरे बंद है या नहीं है, उस आधार पर हम लोग ये देख पाते हैं कि इस ग्राम के अभी नक्शे अधूरा है और इसके पार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले वो पार्ट की प्राप्ति को देखें, अगर सभी पार्ट मिल गए तो ही हमारे कार्यालय में भेजें। अगर कोई पार्ट या कोई खसरा अधूरा है उसका हमारे गूगल सीट के द्वारा हम सर्वे ऑफ इंडिया को बताएं कि ये मैप इस नंबर का सीट अभी अप्राप्त है, तो सर्वे ऑफ इंडिया के दिया जाएगा। और जैसे ही सभी मैप प्राप्त होते हैं आप उसको ग्राउंड ट्रूथिंग का काम शुरू करें। 2 और 3 नंबर में ये 2 वीडियो यहाँ से जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि कैसे ग्राउंड ट्रूथिंग करना है, और एक में हमने बताया था कि क्या क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं। जो चौथा जो पॉइंट्स है उसमें एलजीडी से संबंधित है। अक्सर ये होता है कि जिस पटवारी का जो गांव है उसका गांव ना दिख के उस पर कोई और गांव दिखता है। उस समय आपको ये चेक करना है कि उस गांव जो भी संबंधित गांव है उसका एलजीडी कोड सही है नहीं है। अगर नहीं सही है तो इस कार्यालय को अवगत कराएं जिससे कि हम करेक्ट एलजीडी पर उस डाटा को अपलोड कर सकें। पांचवा जो है, जो कि बहुत ही मुख्य चीज़ है, मुख्य पॉइंट है, जो हमारी टीम के द्वारा अगली वीडियो में डिस्क्रिप्टिव बताया जाएगा। उसमें ये कहा गया है कि आपकी जो भी आउटर मार्क किया गया है वो एक्चुअल जो मतलब जो बेस मटेरियल पटवारी मैप है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, यानी राजस्व रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही अपने को आउटर मार्क किया जाना है, जिसका डिस्क्रिप्टिव हमारे अगले वीडियो में हमारी टीम के द्वारा बताया जाएगा। जो अगली जो पॉइंट्स है, जनरली ये देखा जाता है कि कई पटवारी लोग पेंसिल का भी यूज़ करते हैं, तो ये पेंसिल का काम हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए देखा मतलब सुनिश्चित करें कि जो भी आप मार्किंग किए हैं या तो संशोधन सूची में या मैप में वो पेन का यूज ही होना चाहिए। 7वां नंबर जो है उसमें प्रायः ये देखा जाता है लाल डोरा। लाल डोरा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि लाल डोरा एक ऐसी लाइन है जो सीएलआर कार्यालय से हमको प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी जो लोकेशन का ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसलिए जनरली ये होता है कि लाल डोरा के अनुसार ही हमारे यहाँ पटवारी आते हैं, जबकि उनकी जो चूना मार्किंग रहती है उससे कहीं दूर रहती है। तो हम लोग का ये मानना है कि लाल डोरा की शेप एंड साइज इंटैक्ट है, परंतु वो उसकी जो जियो लोकेशन है वो सही नहीं है। इसलिए ये बताया जा रहा है बार बार पटवारी लोगों को कि कृपया आपने जो चूना मार्क की है जो कि 1:1 स्केल पर हुआ है उसकी ऑथेंटिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि 1:1 पर जो भी हम काम करते हैं वो ज़्यादा सही होता है। उसके अनुसार ही अपने को आउटर मार्क किया जाना है, ना कि लाल डोरा को देखना है। लाल डोरा एक रेफरेंस के लिए लगाया है, जबकि नीचे आप मैप में देखेंगे उसमें क्लियरली मेंशन है कि लाल डोरा का यूज़ न करें, क्योंकि ये डाटा ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अगला जो पॉइंट है 8वां, जो मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन मार्क को ही वो लोग क्या करते हैं उस पर प्लॉट का नंबर मांगते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन पार्ट मतलब हैचर्ड वाला जो एरिया होता है उसी को कहते हैं कि सर इसमें P1 P2 दिया जाना है, जबकि स्वामित्व के नियमानुसार कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त यानी हैचर्ड के अतिरिक्त अगर किसी बंदे के पास आगे पीछे कोई ज़मीन है जो आंगन निस्तार के रूप में या बाड़े के रूप में यूज़ कर रहा है उसको सम्मिलित करके पेन से बनाया जाना है। अगर नहीं है, केवल कंस्ट्रक्शन ही पार्ट है उसका, तो भी हमारे द्वारा बनाए गए लाल पॉइंट पे भी पेन चला के आपको सुनिश्चित करना है कि ये कंस्ट्रक्शन पार्ट ही इस बंदे का है। 9वां है, 9 नंबर पे जो पॉइंट्स है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई खसरा कितना भी बड़ा हो, उसमें अगर 3x3 का कहीं इवन एक स्कूल हो या आंगनबाड़ी का भी अगर बिल्डिंग है तो भी उस खसरे के आउटर बनाया जाना है, न कि केवल हैबिटेंट एरिया को। जनरली ये देखा जाता है कि खसरा बहुत बड़ा है,
4 हेक्टेयर का सपोज, लेकिन अगर उसमें आबादी जो है 3 हेक्टेयर में है तो 3 हेक्टेयर को ही आउटर बना के आते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आरसीएमएस पर आप उस खसरे का पूरा नंबर्स की जो एरिया है वो पुश किया गया है। इसलिए आपको खसरे को मिलान करने के लिए अगर एक भी मंदिर या कोई आंगनबाड़ी भी बना है किसी खसरे में तो उस खसरे की पूरी एरिया को मार्क किया जाना है। अगला है 10वां नंबर की जो भी हमने पार्सल्स बनाया है उसको ग्राउंड पर एक एक कर चेक करके आपको उसको निशान लगाना है। जैसे कि जनरली हम लोग इमेज पर आधारित काम करते हैं। अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, हमने एक ही बना दिया क्योंकि हम इमेज पर काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में पेड़ है या किसी कारण से हमने 2 प्रॉपर्टी था, हमने एक बना दिया, तो आप ग्राउंड पर जाकर सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर 2 है और 2 कहाँ से सेपरेट हुए हैं, उसको बाकायदे मेजर करके ग्राउंड पे उसको स्केलिंग करके आप चिन्हित करेंगे और संशोधन सूची में लिखना है। जनरली ये देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि 62 नंबर प्लॉट को 2 भागों में बांटा जाए, तो ये संभव नहीं है कि 62 नंबर को 2 भागों में ईस्ट वेस्ट बांटना है, नॉर्थ साउथ बांटना है, कितना रेशियो में बांटना है। जब तक आप मार्क नहीं करेंगे तब तक हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट जो है उसमें विभाजन करने की बात की गई है, यानी जो भी विभाजन है विलय का जो भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए विभाजन का आप काम करते हैं तो उसमें क्लियरली आप लिखें 2/1 या 2/2 और चिन्हित करें, जिससे कि हमको ये निश्चित हो जाए कि 2/1 को एक अलग नंबर देना है, 2/2 को एक अलग नंबर देना है। मर्ज करने की स्थिति में भी जैसे मान लीजिए 2 या 3 पॉइंट्स को अगर मर्ज करते हैं तो आप संशोधन सूची में लिखें, जैसे कि एग्जांपल में कि 11 और 12 को मर्ज करना है तो आप लिखें प्लॉट नंबर 11 प्लॉट नंबर 12 को मर्ज करके एक बनाया जाना है, और साथ साथ आपको मार्क भी करना है हमारे ड्राफ्ट मैप पे कि हाँ ये इक्वल टू का चीज लगाना है, जैसे कि आपको मार्गदर्शिका में बताया गया था, मार्गदर्शिका आपके पास मिला है। 13 नंबर जो पॉइंट्स है उसमें कहा जा रहा है कि शेप की बदलाव की स्थिति में, जैसे मान लीजिए कभी हमने एक लाइन जो आउटर बनाई या कोई पार्सल हमने बनाई, लेकिन आप ग्राउंड पर जाते हैं उसमें लगता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप उसकी शेप को अच्छे तरह से उसको मार्क करें पेन के द्वारा, ब्लू या ब्लैक पेन से, ताकि हमको स्पष्ट हो जाए कि हाँ ये शेप ऐसा था, अब ऐसा किया जाना है। और अलग अलग उसमें नंबर्स भी आप उसमें प्रोवाइड करके हमको दें, जिससे कि हम सीमा को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। 13 नंबर में है पार्सल की आकृति की बदलाव होने की स्थिति में बाहरी ड्राफ्ट नक्शे में भौतिक सत्यापन के पश्चात स्पष्ट रूप से अंकित की गई है कि नहीं की गई है। जैसे कि बदलाव की स्थिति का मतलब हुआ कि कभी जैसे मान लीजिए एक कोई घर है, एक पार्सल है, अगर उसके ऊपर से कोई पार्सली जा रहा है या कहीं से मतलब 50% जा रहा है, 30% जा रहा है, तो उसी जगह से आपको उसको ड्रॉ करना है, न कि आप उसके घर को। जनरली देखा जाता है कि जैसे कोई आउटर खींचते हैं और कोई बिल्डिंग अगर आधे से जाने के बजाय अगर लगता है कि उनको बिल्डिंग को फॉलो करके, यानी जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसको भी घुमाते हुए फिर आगे की तरफ बना देते हैं, जो कि गलत है। 14 नंबर में सबसे ज़्यादा इसमें गलतियाँ हो रही हैं। 14 नंबर में ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए हमने चूना मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने आउटर एरिया बना दिया था, परंतु जब आप ग्राउंड पर गए तो आपको ये लगा कि पटवारी जी ने चूना मार्किंग गलत किया था, बाकी हिस्सा भी यानी उसके बियॉन्ड भी एरिया जो है हमारे आबादी में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको सर्वे के नियमानुसार आप देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने जो रूल बनाया है कि जहाँ चूना मार्किंग है उससे 100 मीटर चारों तरफ दूर पर जो भी बिल्डिंग या घर बना उसको भी बना के हम देते हैं, परंतु आपको ग्राउंड ट्रूथिंग के समय पता चला कि ये घर भी आबादी में है, तो उस स्थिति में हमारे द्वारा केवल बिल्टअप बनाए गए हैं। अब आपको उस पर पार्सल बनाना है। बिल्टअप और पार्सल में अंतर समझ लीजिए। पार्सल का मतलब हुआ कि बिल्टअप के अतिरिक्त अगर उसके पास किसी भी तरह से ज़मीन पर यूज़ कर रहा है, किसी भी तरह से ज़मीन यूज़ कर रहा है बिल्टअप के अतिरिक्त, उसको अगर सम्मिलित करते हुए अगर आप बनाते हैं वो है पार्सल। और बिल्टअप का मतलब केवल हैचर्ड लाइन जो कंस्ट्रक्शन है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई आपकी लाइन यानी बाहरी सीमा की बदलाव की स्थिति बनती है, जिससे कि जो हमने आबादी से बाहर जो मान कर रखा था नॉन आबादी में, वो भी आबादी में आ रहे हैं, उन सभी घरों को पार्सल्स बनाना है, रोड बनाना है, सुनिश्चित किया जाना है।
और उसको पेन के द्वारा आपको पार्सल बना के, यानी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त अगर उसके आगे पीछे है उसको आपको पेन से राउंड अप करना है। अगर कंस्ट्रक्शन ही पार्ट है तो हमारे द्वारा बनाए गए रेड लाइन पे भी आपको पेन से चिन्हित किया जाना है, न कि आप P1 P2 और कंस्ट्रक्शन जो भी आप लोगों ने क्या करते हैं जनरली कि जो हैजर्ड लाइन होता है उसी के ऊपर P1 P2 P3 ऐसा करके मार्क करते हैं। मेरा निवेदन है कि P1 P2 के साथ साथ उनकी सीमा को भी आपको इंक के द्वारा बनाया जाना है। 15 नंबर जो है वही फिर से बता रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चिन्हित किए हैं उसी के अनुसार संशोधन सूची भी होना चाहिए। जनरली संशोधन सूची और मार्किंग में अगर डिफरेंस होता है तो हमारे यहाँ वो सीटें हेल्ड अप हो जाती है, जिससे कि आपको बुलाना पड़ता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि जो भी आप मार्किंग किए हैं उसका स्पष्ट आपका प्रतिवेदन होना चाहिए, यानी संशोधन सूची होना चाहिए। अगला जो है उसमें पेंसिल का प्रयोग कतई नहीं करना है, यानी जो भी काम करें आप पेन से करें, ताकि ये प्रॉपर्टी का मामला है, किसी प्रकार का किसी स्टेज पर बदलाव ना हो सके। 17 नंबर है जो कि बहुत ही अहम है। ये कहा जा रहा है कि सहायक सर्वेक्षक अधिकारी जो होते हैं वो तहसीलदार होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पटवारी हमारे यहाँ आते हैं और उनको जब हमारी टीम बताती है कि ये इशू है तो बिना पटवारी के संज्ञान में लिए होते वो अपने बदलाव कर देते हैं। हो सकता है कि हमारी टीम या मेरे द्वारा वो गलत अनुमान लगाया जा रहा हो, लेकिन उनको जमा करने की स्थिति में अपने मन से कुछ भी बदलाव करते हैं। इसलिए हमारा जरूरी बनाया गया है कि तहसीलदार साहब उस पर साइन करें, ताकि उनको ये पता रहे कि जो भी चेंजेस किया गया है पटवारी के द्वारा वो तहसीलदार को पता होना चाहिए, क्योंकि वो सहायक सर्वेक्षक अधिकारी हैं। 18 नंबर में है रकबा। ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है रकबे का। अगर रकबा का मिलान नहीं हो रहा है, उसका मेन चीज़ है कि आप लोग ग्राउंड ट्रूथिंग के टाइम ROR नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप GT के बाद से फाइनल होने में बहुत सारी चेंजेस होती है, फिर भी एक एरिया में कोई ब्लंडर ना हो उसको अवॉइड करने के लिए आप GT के टाइम में ROR करेंगे तो आपकी रकबा जो रिकॉर्ड में है और जो पार्सल्स बनेंगे उनका लगभग मिलान हो जाएगा। अभी मैक्सिमम ये देखा जा रहा है कि जो एक्चुअल रकबा है उससे कई गुना उन्होंने ROR मतलब फाइनल में दे देते हैं या कई गुना कम दे देते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आपको 18 नंबर बनाया गया है। 19 नंबर ये है कि एक स्पष्ट लिखा गया है कि हर पार्सल तक हमको रोड का देना है। अगर ग्राउंड पर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी देना है, परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि लोग नहीं कर रहे हैं। चूँकि रास्ता देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि कल के डेट में जो भी खाली ज़मीन बचे हैं, अगर किसी प्रकार का पंचायत के द्वारा उस पर कंस्ट्रक्शन की जाती है तो जो भी हितग्राही है उसका रोड का नंबर अगर देख के हम फिक्स रखेंगे तो उस पर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होगी, न ही रास्ते के संबंधित कोई लिटिगेशंस बनेंगे। 20 नंबर ये है, इसमें ये उल्लेखित किया गया है कि खाली भूखंड नहीं दिया जाना है। चूँकि खाली भूखंड का मतलब है, खाली मतलब ओपन भूखंड, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओपन भूखंड मीन्स जहाँ पर मैन मेड फीचर न हो। मैन मेड फीचर्स मीन्स फेंसिंग ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, किसी प्रकार का फेंसिंग या बाउंड्री या किसी प्रकार का बड़ा नहीं लगा हो, दैट इज़ द ओपन। तो ओपन अगर कोई दिखता है जहाँ पर कोई मैन मेड फीचर नहीं है और एक दूसरे से लगे हैं, उन सबको मर्ज करके एक बनाया जाना है। क्योंकि चूना डालने की स्थिति में हमारे द्वारा अलग अलग खाली जगहों को भी हमने अलग अलग नंबर दिया है, परंतु आप ग्राउंड पर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि ये ओपन लैंड है, उन ओपन लैंड अगर आसपास हैं एक दूसरे से तो उनको मर्ज करके एक बना दें। 21 नंबर जो पॉइंट्स है जनरली इसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सर्वे ऑफ इंडिया ने एक गाँव के 4 सीट थी, 4 सीटों भेजा आपको ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए। ग्राउंड ट्रूथिंग के समय पता चला पटवारी जी को कि इसमें कोई करेक्शन नहीं है, बस एक सीट में एक करेक्शन है। तो उस स्थिति में केवल एक सीट ही इस कार्यालय को भेजा जाता है, जो कि गलत है। हमारा ये कहना है कि अगर 4 सीट हैं, चारों सीटों में अगर किसी भी एक सीट में माइनर गलती है तो आपको ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद से पूरे सीटें भेजना है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम कहीं भी एक सीट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो पूरा के पूरा नंबर चेंज हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट अन्य 3 सीटों पर भी आएगा। तो आप ये सुनिश्चित करें कि जितना हमने ड्राफ्ट मैप दिया है उतना ही हमारे पास वापस आना चाहिए, जिससे कि हम उसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज हम उसको वापस कर देते हैं। 22 नंबर है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें ये कहा गया है, कई बार पटवारी लोग परेशान होते हैं कि हमने मैप दिया,
चूँकि ये बहुत कम ऐसा केसेस है, उनको हमने ड्राफ्ट मैप दिया, उन्होंने ग्राउंड पर गया और उनको पता चला कि किसी प्रकार का संशोधन नहीं है। वो मैप भी हमारे पास पटवारी जी लेके आते हैं कि सर इसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसको फाइनल कर दिया जाए। इस स्थिति में किसी भी पटवारी को इस कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा तहसीलदार साहब एक लेटर बना के देंगे कि फलाना गांव इसकी एलजीडी कोड इतना है, ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए प्राप्त हुआ था, परंतु ग्राउंड ट्रूथिंग के पश्चात इसमें किस समय किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं पाया गया है, अतः इसको फाइनल करके दिया जाए। इतना ही करना है, न कि उसको पटवारी के साथ कार्यालय में भेजना है। बाकी इन सभी पॉइंट से संबंधित जो वीडियो आपको जारी किए जा रहे हैं कि कैसे हम देखते हैं, उसका विस्तृत रूप में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।